आज के लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 10 है, 10 को करेंगे। निम्नलिखित व्यवहारों की कंपनी की बही में शेयर जब्ती से संबंधित और शेयर पुनर्निर्गमित करने के संदर्भ में प्रविष्टि पसार कीजिए। तो हमको यहाँ प्रविष्टि करनी है, लेकिन किसकी? सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में लिखनी है, जब्ती और पुनः प्रकाशन। बाकी कोई चीज़ का हमको यहाँ पर देखना नहीं है। तो उदाहरण 10 है हमारा। और 10 के अंदर हमको 5 अलग अलग इसके अंदर सवाल दिए हैं, अ, ब, क, ड और ई। ओके, तो इनको किस तरह से हमको सॉल्व करना है, किस तरह से देखना है, किस तरह से एंट्रियाँ लिखनी है। अब देखो, हमको जब्ती के लिए टोटल एंट्री कितनी लिखी जाती है? 3। जब्ती, पुनः प्रकाशन और पूंजी अनामत। कितनी एंट्रियाँ होती हैं? 3। तो हमको यहाँ अ में 3 एंट्रियाँ, ब में 3 एंट्रियाँ, क में 3 और ड में 3, ऐसे टोटल 5 की 15, लगभग 15। किसी किसी में एक ना भी हो या किसी में एक्स्ट्रा हो, तो उसके लिए हम बाद में देखेंगे। तो मिनिमम हम 15 एंट्री तो मानकर चलते हैं। पहला अ के अंदर हमको क्या लिखा है, मैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ अभी। कंपनी ने 10 रुपये की मूल कीमत का, कंपनी ने 10 रुपये की मूल कीमत के हर्निश के 500 इक्विटी शेयर तारीख 1/3/2017 के दिन जब्त किए हैं। कितने? देखो, कंपनी ने 500 इक्विटी शेयर है किसके? हर्निश के। 10 रुपये की मूल कीमत का एक ऐसे शेयर थे, वो 1/3/2017 के रोज जब्त किए हैं। तो देखो यहाँ पर हम तारीख दी है, आज तो हम तारीख वाई करेंगे। अभी तक हमने तारीख यूज़ नहीं की क्योंकि दी हुई नहीं होती थी। हर्निश ने अंतिम मांग के प्रतिशत 3 की दर से रकम नहीं भरी थी। देखो, शेयर जब्त क्यों किए? क्योंकि उसने अंतिम मांग की रकम नहीं भरी थी, इसके लिए शेयर जब्त क्यों किए? अंतिम मांग की रकम नहीं भरने के कारण। ठीक है, तो जब्त हुए शेयर कंपनी ने 8 रुपये के भाव से 2/4/2017 के दिन पुनः निर्गमित भी कर दिए, जिसे संजय ने खरीदे। तो देखो, दो अलग अलग एंट्रियाँ, फिर तीसरी पूंजी अनामत की एंट्रियाँ होंगी। फर्स्ट एंट्री होगी शेयर जब्ती की। जब्ती की एंट्री हमको पता क्या होती है? अंश पूंजी खाता उधार, अंश पूंजी खाता उधार। जब्ती की एंट्री में क्या होता है? एंट्री हमारी फिक्स है, हमने पहले से एंट्रियाँ सीखी थी फर्स्ट लेक्चर में। तो अंश पूंजी खाता उधार, अंश जब्ती खाते का। जब्ती की एंट्री जब भी होती है तो क्या लिखते हैं हम? अंश जब्ती खाते का। और दूसरी यहाँ पे क्या लिखते हैं? जमा में जो रकम ना भरी हो। तो यहाँ लिखा हुआ देखो, क्या नहीं भरा? अंतिम मांग की रकम नहीं भरी थी। तो रकम कौन सी नहीं भरी? अंतिम मांग की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अंश अंतिम मांग खाते का। क्या लिखेंगे? देखो, ये एंट्री इस तरह से हो जाएगी हमारी पूरी। अंश पूंजी खाता उधार, अंश पूंजी खाता उधार, अंश जब्ती खाते का, और क्यों? अंश अंतिम मांग नहीं भरी, इसके लिए अंश अंतिम मांग खाते का। बस ये एंट्री हमारी पहली पूरी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, रकम कौन सी लिखनी है? तो लिखा कितने शेयर जब्त किए? 500 शेयर जब्त किए। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10। हाँ के ना? तो 500 गुणा 10 कितना दिया हमको? 5000। अंतिम मांग की रकम पर कितना नहीं भरा है उसने? 3 रुपये नहीं भरा है। कितना नहीं भरा है? 3 रुपये नहीं भरा है। ध्यान रखना है हमको, 500 शेयर पर उसने कितने नहीं भरे? 3 रुपये नहीं भरे। तो 500 गुणा 3 कितना होता? 1500। तो 5000 टोटल थे, उसमें से 1500 नहीं भरे, तो भरे कितने उसने? 3500 रुपये से रकम उसने भरी होगी, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? अंश जब्ती। ठीक है, चले आगे। दूसरा नंबर, ये शेयर उसने पुनः प्रकाशित कर दिए। तारीख कौन सी है? देखो, तारीख लिखी 2/4/2017 के दिन उनको पुनः प्रकाशन किया है। 2/4/2017। ठीक है, तो 2/4/2017 के दिन उसने पुनर्निर्गमित किए, वो भी भाव है 8 रुपये। पुनर्निर्गमित करने की एंट्री हमारे पास फिक्स है। कैसी है? बैंक खाता उधार, अंश जब्ती खाता उधार, अंश पूंजी खाते का। एंट्री फिक्स है, हमको पता है। रकम हमको लिखना सीखना है यहाँ पर। पुनः प्रकाशन के लिए क्या होती है? बैंक खाता उधार, अंश जब्ती खाता उधार। हमने जितनी भी पुनः प्रकाशन की एंट्रियाँ की अभी तक में, उनमें सब इसी तरह की थी। अंश पूंजी खाते का। यस और नो? क्लियर? कितनी रकम? देखो, पूंजी हमारी 5000 थी, तो 5 के 5000 हम यहाँ लिख देंगे।
कैसे पता चला? 500 गुणा 10। इज इट ओके? अब बैंक में कितना आएगा? 500 गुणा 8। देखो लिखा हुआ है 8 रुपये के भाव से बेचे हैं, लिखा है प्रति शेयर 8। तो 500 गुणा 8 कितना होता है? 4000। 5000 में से 4000 गए तो डिफरेंस कितना आएगा? वो कहाँ जाएगा? हमारा अंश जब्ती के अंदर। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है? तो नेक्स्ट में हमको लिखते हैं पूंजी अनामत के लिए एंट्री। वो तारीख ये की यही रहेगी 2/4/2017। क्या लिखेंगे? अंश जब्ती खाता उधार। एंट्री फिक्स होती है, ये भी कोई चेंज कर सकता नहीं है इस एंट्री को। अंश जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते, क्योंकि जब्ती की जो रकम बचती है वो हम कहाँ लेके जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ पूंजी अनामत में। तो पूंजी अनामत खाते का रकम कौन सी आती है? ऊपर वाले जब्ती में से नीचे वाली जो जब्ती होती है, जमा में से उधार की रकम माइनस करते, डिफरेंस आएगा 2500 रुपये। वो हम यहाँ लिख देंगे 3500 माइनस 1000। लिखना चाहो तो यहाँ शो कर सकते हो कि ऊपर 3500 जब्ती थी, उसमें से 1000 रुपये माइनस किए हमने, तो 2500 रुपये की रकम है वो यहाँ आएगी। ये हमारा पहला 10वें का पहला भाग यानी वो कंप्लीट हो गया 3 एंट्रियों के साथ में। ठीक है, अब हम कहाँ चलेंगे? बॉ की तरफ। कहाँ चलेंगे? बॉ में देखो क्या कहा है वो पहले हम रीड करेंगे। तारीख 10/7/2017 के दिन कंपनी ने 10 रुपये की मूल कीमत के अवध के पास से 350 इक्विटी शेयर, जो प्रतिशत 3 रुपये प्रथम मांग के रूप में, प्रतिशत दूसरे और अंतिम मांग के पेटे नहीं भर सकने के कारण जब्त किए। देखो जब्त क्यों किए हैं, कारण बताया है। उसने क्या नहीं भरा? प्रथम मांग और अंतिम मांग, 2 चीज़ उसने भरी नहीं है, इसके लिए उसके शेयर जब्त किए हैं। कौन कौन सी? प्रथम मांग पर 3 रुपये और अंतिम मांग पर 2 रुपये नहीं भरे हैं, इसके लिए उसके शेयर यहाँ पर जब्त किए गए हैं। देखो कारण बता दिया है। एंट्री हम अपने आप लिख सकते हैं, अंश पूंजी खाता उधार, अंश जब्ती खाते का, और जो रकम नहीं भरी है उसके पूंजी खाते का। तो एंट्री देखो यहाँ पर तारीख दी है 10/7/2017। 10/7/2017 में यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अंश पूंजी खाता उधार। क्या लिखेंगे? अंश पूंजी खाता उधार अंश जब्ती खाते का, अंश जब्ती खाते का। दूसरा, जो रकम नहीं भरी है, तो क्या नहीं भरी है? प्रथम मांग और अंतिम मांग, 2 नहीं भरे हैं, तो लिखेंगे अंश प्रथम मांग खाते का। और दूसरी कौन सी है? अंतिम मांग, तो लिखेंगे अंश अंतिम मांग खाते का। 2 रकम नहीं भरी, ऐसा इंडिकेट किया हुआ हमको सवाल की दूसरी लाइन के अंदर है। ऐसा कहीं लिखा हुआ देखो फर्स्ट में, प्रथम मांग पेटे 3 रुपये और प्रतिशत 2 रुपये, अंतिम मांग पेटे नहीं भर सकने के कारण जब्त किए। कितने शेयर? 300 शेयर। एक शेयर की कीमत कितनी? 10 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे 350 और 10 3500। टोटल हमारे पास पे इतना आएगा पूंजी के अंदर। भरा कितना नहीं है? तो प्रथम मांग पर कितने नहीं भरे? 350 गुणा 3 नहीं भरे। उसके बाद क्या नहीं भरा? 350 गुणा 2 नहीं भरे। 1050 और 700, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1750। इसमें से इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो भरे कितने वो रकम हमको यहाँ आराम से मिल जाएगी, वो होगी 1750। ठीक है, अब सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तारीख 12/8/2017 के दिन जब्त किए हुए 350 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 7 रुपये की दर से पुनः निर्गमित कर दिए, जिसे धर्मेश ने खरीदा। ठीक है, तो पुनर्निर्मित की तारीख कितनी है? 12/8/2017। तो हम एंट्री लिखेंगे 12/8/2017 के लिए। ठीक है, और पुनः प्रकाशन की एंट्री हमेशा एक जैसी रहती है, बैंक खाता उधार अंश जब्ती खाता उधार अंश पूंजी खाते का। ठीक है, तो ये एंट्री हम यहाँ लिखेंगे, बैंक खाता उधार अंश जब्ती खाता उधार अंश पूंजी खाते का। रकम कितनी आएगी? देखो यहाँ पर 350 गुणा 10 यानी
3500 जो रकम हमारी पूंजी थी वो पूंजी उतनी की उतनी ही रहेगी। अब बैंक में कितना आएगा, 350 गुना 7 रुपये की दर से पुनः प्रकाशित किए हैं, लिखा हुआ है 7 रुपये की दर से प्रति शेयर, 2450 यहाँ आएगा। डिफरेंस की रकम अमाउंट आएगी 1050। 1050 कैसे, 3500 में से इसको माइनस किया तो हमको ये रकम मिल जाएगी अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट, ये की यही तारीख यहाँ रहेगी। लास्ट एंट्री हमको पता फिक्स वही रहती है, अंश जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। रकम कितनी आएगी, 700 रुपये। 1750 माइनस 1050 तो डिफरेंस आएगा 700। क्लियर। नेक्स्ट, ये हमारा वो भी पूरा हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट को, तीसरा नंबर का उदाहरण 10 का सवाल जो है इसके अंदर। ठीक है, देखो क में क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं। तारीख 14/9/2017 के दिन रुपए की 10 की मूल कीमत का के ध्रुमल के पास से 1200 इक्विटी शेयर प्रति शेयर 3 रुपये की दर से अंतिम मांग नहीं भर सकने के कारण उसके शेयर जब्त कर लिए गए। अंतिम मांग के रकम है 3 रुपये, उसने नहीं भरे, उसके शेयर जब्त कर लिए। ध्रुमल ने आवेदन के समय प्रति शेयर 4 और आवंटन के समय प्रति शेयर 5 प्रीमियम के साथ भरे थे। देखो भरे के अंदर अगर प्रीमियम मारा तो हमको कोई रिलेशन नहीं है उसका। नहीं भर सका उस रकम के अंदर अगर प्रीमियम आता हो तो हमारी एंट्री में चेंज हो सकता है। भरे हुए प्रीमियम की रकम उसने अगर पूरी भर दी है तो हमको जब्ती के समय प्रीमियम के साथ में कोई संबंध होना चाहिए नहीं। प्रीमियम की रकम अगर उसने भर दी है, प्रीमियम की रकम उसने भर दी है तो जब्ती के समय उस रकम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमको कन्फ्यूज़न करने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया है, तो इसका हमको कोई लेना देना नहीं। प्रीमियम हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसमें आगे लिखा हुआ है, जब्त हुए शेयर में से तारीख 16/10/2017 के दिन 800 शेयर, यानी कि पहले 1200 शेयर जब्त किए थे लेकिन पुनः प्रकाशन पूरा नहीं किया है, सिर्फ 800 ही शेयर को पुनः प्रकाशित किया है, वो भी 5 रुपये के बट्टा से। तो इसको किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस हमको यहाँ देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, देखो तारीख है 14/9/2017 जो हमको यहाँ दी हुई है। 10 रुपये की मूल कीमत का एक ऐसे ध्रुमल के पास से 1200 शेयर जब्त किए हैं। ठीक है, तो मैं जब्ती की एंट्री क्या लिखूंगा, अंश पूंजी खाता उधार। क्या लिखूंगा, अंश पूंजी खाता उधार। किस बात का, अंश जब्ती खाते का। और क्या नहीं भरा उसने, सिर्फ अंतिम मांग। क्या नहीं भरा उसने, लिखा हुआ है प्रति शेयर 3 रुपये की दर से अंतिम मांग की रकम नहीं भर सकने के कारण। तो अंतिम मांग नहीं भरी है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जब्ती के बाद में सिर्फ अंतिम मांग। ठीक है, कितने शेयर जब्त किए, 1200। एक शेयर की कीमत कितनी है, 10 रुपये, कितना होगा, क्लियर। आगे अंतिम मांग पे कितना नहीं भरा उसने, 1200 शेयर पर 3 रुपये प्रति शेयर नहीं भरा, तो कितना हो गया, बचा कितना, 8400। नेक्स्ट, अब डेट हमारी कौन सी आ गई है, 16/10/2017 को हमने पुनः प्रकाशन किया है। कितना, 16/10/2017 को पुनः प्रकाशन के लिए एंट्री किया है बैंक खाता उधार।
बैंक खाता उधार अंश जब्ती खाता उधार अंश पूंजी खाते का। देखो हमने यहाँ पुनः प्रकाशन जब किया है वो कितने का किया है? सिर्फ 800 शेयर का। कितने का? भले ही जब्त 1200 किए हों, लेकिन पुनः प्रकाशन कितने का किया गया है? सिर्फ 800 का। 1200 में से 800 का ही पुनः प्रकाशन। तो हम पूंजी भी कितने के लिए लिखेंगे? 800 के लिए। 800 गुणा पूंजी कितनी है? 10 रुपये प्रति शेयर है, तो कितना आएगा? 8000। बैंक में कितना आएगा? क्या भाव से? 5 रुपये के बट्टा से। बट्टा मतलब जब्ती की रकम, बट्टा मतलब जब्ती में। तो 800 गुणा 5 कितना होता है? 4000। तो इसमें से इसको माइनस करो, जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? 4000 हमको मिल जाएगा। पहले हमको जब्ती की रकम, बट्टा मतलब हमको दिया है अगर वहाँ, तो जब्ती मानी जाती है उसको। ठीक है। अब लास्ट 16/10/2017 के दिन दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी। जब्ती की रकम है उसको पूंजी अनामत खाते ले जाना पड़ता है। तो एंट्री क्या होती है उसके लिए? अंश जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। लेकिन अमाउंट यहाँ कैसे आएगी? तो यह हमको देखेंगे, ये 800 शेयर के लिए 4000 है और ये 1200 शेयर के लिए कितना है? 8400। लेकिन हमको तो दोनों इक्वल दिखना चाहिए। तो जो रकम हमको दी है 1200 शेयर के लिए, कितनी दी है? 8400 जब्ती की रकम। 1200 शेयर के लिए जो 8400 रकम दी हुई है उसको हम 800 शेयर के लिए निकालेंगे कि 1200 पर 8400, तो 800 पर कितना? बोलो कितना होता है? 5600। अब हमारे पास में ये रकम है, हम कितना मानेंगे? 5600 है ऐसा मानेंगे। और उस यहाँ पर कितनी है? 4000 उसमें से माइनस करनी है, तो 1600 हमारे पास जो बचेगी रकम वो यहाँ लिखी जाएगी। 5600 माइनस 4000। ऐसा कैसे किया, क्यों किया? तो देखो ये हमारे पास में दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर कितना है? 1200। तो 1200 के लिए 8400 है। हमने जितना पुनः प्रकाशन किया है उतने के लिए उसको तो ये हमको ध्यान रखना है। 1200 के लिए 8400 है, तो 800 शेयर के लिए कितनी रकम होगी? तो आ रही है 5600। उसमें से हमको यहाँ वाली जो जब्ती है उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा। डन। क्लियर ना? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डॉ। हेतांश के पास से 10 रुपये की मूल कीमत के 700 इक्विटी शेयर, जो शेयर आवंटन के समय प्रति शेयर 54, जिसमें 50 रुपये प्रीमियम है, अंतिम मांग के समय 3 रुपये नहीं बढ़ सकने के कारण, यानी कि इस व्यक्ति ने आवंटन भी नहीं भरा और अंतिम मांग भी नहीं भरी, और आवंटन के समय प्रीमियम था वो भी नहीं भरा। देखो प्रीमियम नहीं भरा, अब ऐसा आ गया अपने पास में प्रीमियम की रकम भरी हुई नहीं है, तो उस तरह का है। उसके शेयर हमने कब जमा किए, जब्त किए कंपनी ने? 1/8/2017 के रोज, जिसमें से 500 शेयर 10/9/2017 के दिन कंपनी ने प्रति शेयर 35 यानी 25 रुपये के प्रीमियम के साथ में पुनः प्रकाशित किए हिरेन को। ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पर जब्ती जितनी हुई है वो, और जब्ती के साथ में प्रीमियम की रकम भी नहीं मिली है। और लास्ट में हमारे पास में क्या है? पुनः प्रकाशन है। तारीख देख लेते हैं हम। 1/8/2017 को हमने क्या किया है? जब्ती। तो जब्ती किस तरह से होती है? जब्ती की एंट्री अंश पूंजी खाता उधार, और प्रीमियम की रकम नहीं भरी है, इसके लिए क्या होगा? प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार
अंश पूंजी खाता उधार प्रीमियम की रकम नहीं भरी है उसने आवंटन के समय, इसलिए प्रतिभूति प्रीमियम खाता उधार अंश जब्ती खाते का, किसका? अंश जब्ती खाते का। उसके बाद में दो रकम नहीं भरी, एक आवंटन भी नहीं भरा और अंतिम मांग भी नहीं भरी है, तो अंश आवंटन खाते का लिखा हुआ उसके अंदर आवंटन की रकम 54 रुपये नहीं भरी और अंतिम मांग की रकम 3 रुपये नहीं भरी, तो अंश अंतिम मांग खाते का। दो रकम नहीं भरी तो दोनों का नाम हमने यहाँ लिखा है। देखो, जो रकम नहीं भरते उन्हीं के नाम यहाँ आते हैं, हाँ के ना? हाँ। अब कितने शेयर जब्त किए? 700। कितने शेयर जब्त किए? एक शेयर की कीमत कितनी? 10 रुपये। प्रीमियम कितना था? 50 रुपये। लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर प्रति शेयर 50 रुपये प्रीमियम। 700 गुणा 50, 35,000। भरा कितना? नहीं, 700 गुणा 54, 37,500, 37,800। अंतिम मांग में कितना नहीं भरा? 700 गुणा 3, 2100। लिखा हुआ है 3% अंतिम मांग के 3 नहीं भर सका और आवंटन में प्रति शेयर 54 नहीं भरा, 2100। अब देखो टोटल यहाँ 42,000 में से इसको माइनस कर देंगे 39,900 को, तो 2,100। तारीख अब देखो पुनः प्रकाशन के लिए 10/9/2017। पुनः प्रकाशन कब किया है? 10/9/2017 के रोज, वो भी प्रीमियम के साथ पुनः प्रकाशन किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बैंक खाता उधार जब्ती अब आती नहीं है। अगर प्रीमियम के साथ पुनः प्रकाशन किया हो तो जब्ती आती नहीं है, फिर भी लिखना है तो लिख सकते हैं जब्ती खाता उधार, उसको हम डैश कर देंगे। अंश पूंजी खाते का, किसका? अंश पूंजी खाते का। और प्रीमियम से प्रकाशित किया है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। ठीक है। अब देखो कितने शेयर जब्त किए, पुनः प्रकाशित किए? 700। एक शेयर की कीमत कितनी है? पूंजी 10 रुपये और प्रीमियम कितना उस पर? 25 लिखा हुआ है। 700 गुणा 35 रुपये की दर से पुनः प्रकाशित किए। लिखो लास्ट में लिखा हुआ है 500 शेयर पुनः प्रकाशन करना है। कितने शेयर पुनः प्रकाशित करने हैं? सिर्फ 500 शेयर ही। तो 500 गुणा कितना? 35 रुपये के भाव से लिखा हुआ है, तो 500 गुणा 35, 17,500। 500 गुणा 10 यहाँ पर पूंजी में 5,000 और 500 गुणा 25 यानी 12,500 प्रीमियम। देखो दोनों इक्वल हो गए हमारे, 17,500 17,500। ये डैश होता है अगर प्रीमियम हो तो जब्ती लिखी जाती नहीं है। पुनः प्रकाशन के समय अगर प्रीमियम दिया हो तो जब्ती लिखी जाती नहीं है। अब लास्ट एंट्री पूंजी अनामत के लिए करनी पड़ेगी। अंश जब्ती खाता उधार, अंश जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का, किसका? पूंजी अनामत खाते का। रकम कितनी आएगी इसके अंदर तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर कितने के लिए? 700 के लिए 2100 थी। 700 के लिए कितनी थी? हमको तो कितने शेयर के लिए चाहिए रकम? 500 पुनः प्रकाशन किए तो 500 के लिए चाहिए। तो 500 के लिए वो रकम कितनी होगी वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे, तो 1500 लगभग आएगी। तो ये 1500, यहाँ तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, डैश था, तो 1500 की रकम पूरी हम यहाँ पर लिख देंगे। 1500 रुपये और 1500 रुपये जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। इज इट ओके? एनी प्रॉब्लम टिल हियर?
नेक्स्ट ई, उदाहरण 10 का ये लास्ट पार्ट है, 5 थे उसमें से 5वां है। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं किस तरह से इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी है और क्या हमको यहाँ पर करना है। सो स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। ई, गिरीश के पास से 2000 इक्विटी शेयर प्रति शेयर ₹3 प्रथम मांग के समय और प्रति शेयर ₹2 अंतिम मांग के समय नहीं भरने के कारण, क्या क्या नहीं भरा उसने, प्रथम मांग नहीं भरी और अंतिम मांग भी नहीं भरी, दोनों शेयरों को। कंपनी ने इन शेयरों को प्रति शेयर ₹10 के मूल्य में से निर्गमित किए थे। तो पहले देखो जब्ती के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, हम पहले जब्ती की एंट्री कर देते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है हमको उसके बेस पर। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। डेट है हमारे पास 11/10/2017, कौन सी है, 11/10/2017 की रोज है। जब्ती की एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ कोई प्रीमियम वगैरह हमको बताया नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अंश पूंजी खाता उधार। ठीक है, अंश जब्ती खाते का, किसका, दूसरी कौन सी रकम है, प्रथम मांग और अंतिम मांग है, दोनों ही रकम नहीं भर पाया है। देखो वो लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रथम मांग के समय इतना रुपए और अंतिम मांग के समय ₹2 नहीं भर पाया है। तो लिखेंगे अंश प्रथम मांग खाते का और दूसरा है अंश अंतिम मांग खाते का। ठीक है, अब देखो पूंजी पर कितना है, 2000 शेयर, ₹10 का एक है कि नहीं, तो 2000 गुणा 10 20,000। प्रथम मांग पर कितने नहीं भरे, ₹3, 2000 गुणा 3 अंतिम मांग पर कितने नहीं भरे, ₹2 प्रति शेयर, तो बचा कितना, 10,000। 20,000 में से ये 10,000 माइनस करते 6,000 और 4,000 करके, तो हमको बचता है 10,000, वो हमें जब्ती में लिखा जाएगा, यानी उतनी रकम उसने भर दी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब्त हुए शेयर में से 1200 शेयर 4/11/2017 के दिन नील को ₹8 की दर से, जबकि बाकी के शेयर 22/11/2017 के दिन हर्ष को प्रति शेयर इतनी दर से कंपनी ने बेच दिए। देखो बेच दिए सारे हैं, लेकिन दो अलग अलग तारीख पर अलग अलग व्यक्ति को। तो हम एंट्री भी क्या करेंगे, पुनः प्रकाशन की अलग अलग 2 एंट्रियां करेंगे। पहले एंट्री होगी 4/11/2017 के दिन 1200 शेयर के लिए ₹8 की दर से। करूँ स्टार्ट। देखो एंट्री कैसे होगी, बैंक खाता, पुनः प्रकाशन की कभी भी एंट्री करो क्या होती है, बैंक खाता उधार अंश जब्ती खाता उधार अंश पूंजी खाते का। ये हो गई एंट्री। कितने शेयर की है, 1200 शेयर, तो हम लिखेंगे पूंजी भी कितनी लिखेंगे, 1200 गुणा ₹10। एक शेयर की कीमत कितनी थी, 10 थी, तो 1200 गुणा 10 कितना होता है, 12,000। बैंक में कितना आ जाएगा, ₹8 लिखा है, ₹8 की दर से, तो ₹9600। बचे कितने, ₹2400 का जो डिफरेंस आ रहा हमारे पास में 1200 गुणा 2 का, वो हमारे लिए क्या चला जाएगा, जब्ती में चला जाएगा। लेकिन अभी एक बार और जब्ती की है, वो तारीख हमारी कितनी है, 22/11/2017। कौन सी तारीख है, 22/2017। वहाँ पे हम लिखेंगे सेम एंट्री, कोई चेंज नहीं एंट्री में, लेकिन रकम चेंज होगी। बैंक खाता उधार अंश जब्ती खाता उधार, ये भी क्या पुनः प्रकाशन ही है, क्या है ये, तो अंश जब्ती खाता उधार अंश पूंजी खाते का। यस और नो, तो ये एंट्री हमारी हो गई। एंट्री किस तरह से क्या करना है, तो शेयर कितने हैं बचे, देखो बाकी के शेयर, बाकी यानी टोटल 2000 थे, उसमें से 1200 शेयर पहले जब्त कर दिया, बचे कितने, 800 शेयर, तो 800 गुणा 10 कितना होता है, बैंक में कितना, 800 गुणा 7 लिखा हुआ, ₹7 की दर से पुनः प्रकाशित किए हैं हर्ष को, तो ₹5600।
बाकी बचे कितने, 800 गुणा 3 2400 रुपये। वो हमारे लिए क्या आ जाएगा, जब्ती की रकम होगी। क्या होगी, आगे चले। लास्ट एंट्री बाकी है पूंजी अनामत वाली। किसकी तारीख होगी 22/11/2017, जो लास्ट डेट हो वही। अंश जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। टोटल हमारे पास जब्ती जमा में कितनी थी, 10,000। उधार में जब्ती कितनी है, देखो, एक 2400, दूसरी 2400, 4800, यानी कि करो कितना बचता है, 5200। 5200। ये 5200 हम यहाँ लिखेंगे और ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एंट्रियाँ पूरी। यानी कि हमने उदाहरण 10 के अंदर 5 अलग अलग कंडीशन में जब्ती किस तरह से करते हैं वो हमको यहाँ सिखाया। पुनः प्रकाशन कैसे करते हैं, पूंजी अनामत के अंदर रकम को ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर सिखाई हुई है। तो किस तरह से किए हमने सारे सीख लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमने इसके पहले किए हुए हैं, वहाँ भी ये सारे पॉइंट्स हमारे पास आते थे, वही पॉइंट्स यहाँ वापस से रिपीट किए शॉर्ट सम्स के रूप में। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन में निकल सकता है, भले ही ऐसे छोटे कोई भी 3 क्वेश्चन दे दिए और ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया। लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो 11 एंट्री करनी पड़ती हैं, और शॉर्ट में 3 दे दिए तो 9 to 10 एंट्रीज वहाँ भी करने की मिल सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमको करने को मिलेंगे।